नमस्ते संस्कृताय मित्रों, हम लेके आए हैं हिंदी शिक्षण में आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हिंदी शिक्षण का मैराथन क्लास। पहला हिंदी शिक्षण में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देखिएगा। हिंदी शिक्षण में पहला टॉपिक हमारा अधिगम एवं मार्जन, दूसरा है हिंदी शिक्षण के सिद्धांत, ये पढ़ना है। अगला है हिंदी के विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। अगला टॉपिक चौथा है हिंदी शिक्षण में व्याकरण की भूमिका। अगला है भाषा की विविधता में आने वाली समस्याएं। अगला हिंदी भाषा का कौशल। अगला भाषाई बोध का मूल्यांकन। अगला शिक्षण सहायक सामग्री। अगला उपचारात्मक शिक्षण विधि। तो पहला देखिएगा अधिगम एवं अर्जन क्या होता है। तो अधिगम का तात्पर्य यह है सिखाना और सीखना, ठीक है। अधिगम का तात्पर्य यह है सीखना और सिखाना। हिंदी भाषा अधिक अर्जित होती है। हिंदी भाषा कैसी होती है? अधिक अर्जित होती है। अगला पॉइंट हिंदी भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अगला है अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अगला पॉइंट गेट्स ने कहा है अनुभव द्वारा व्यवहार के रूपांतरण लाना क्या है? अधिगम है। रटकर, ये गलत ऑप्शन यहाँ पे लिख गया है, रटकर लिखना है। क्या होगा? यहाँ पे यहाँ पे लिखना है रटकर, ठीक है। रटकर विषय वस्तु को याद करना अधिगम नहीं कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है भाषा का विकास एक संज्ञानात्मक विकास है। अगला है भाषाई योग्यता में मौखिक, सांकेतिक और लिखित अभिव्यक्ति शामिल है। अगला पॉइंट भाषाई योग्यता का विकास धीरे धीरे एक क्रम से होता है। अगला पॉइंट जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी भी शब्द की जानकारी नहीं होती है। अगला है 9 से 12 माह के मध्य में 3 से 4 शब्द का संग्रह कर लेता है। अगला है 15 से 18 के मध्य बच्चा 10 से 12 शब्दों की जानकारी अर्जित कर लेता है। 2 वर्ष की आयु में बालक जो है 200 से अधिक शब्द अर्जित कर लेता है और 3 वर्ष में लगभग 1000 और 16 वर्ष में 1 लाख शब्दों को अर्जित कर लेता है। 16 वर्ष के उपरांत बच्चे स्पष्ट उच्चारण करना शुरू करते हैं और उच्चारण में तीव्र गति प्राप्त कर लेते हैं। अगला कथन है पावलोव और स्किनर ने कहा है अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता विकसित होती है। किसने कहा? पावलोव और स्किनर ने। भाषा जो अभ्यास है वो नकल व रटने से भाषा की क्षमता विकसित होती है। अगला है चोम्स्की महोदय ने क्या कहा? भाषाई क्षमता जन्मजात होती है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था है। सर्वप्रथम बालक रोने और चिल्लाने की चेष्टा करता है। अगला पॉइंट उसके बाद बड़बड़ाने की चेष्टा करता है। प्रारंभ में वह स्वर और व्यंजनों के कुछ वर्णों को बड़बड़ाता है, जैसे आ, उ, ता, मा, ना इत्यादि। तत्पश्चात अगला पॉइंट तत्पश्चात बालक हाव भाव और इशारों की भाषा को समझने लगता है। अगला पॉइंट क्या है? समझने के उपरांत उसे व्यवहार में अर्जित करता है। जो है बालक समझने के बाद वह उसको व्यवहार में अर्जित कर लेता है। तो भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या होती है? प्राथमिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा जाता है। प्राथमिक अवस्था को जो है भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद बालक में वास्तविक भाषा का प्रारंभ होता है। अगला है पॉइंट पहले भाषा मौखिक अभिव्यक्ति में होती है। जब मौखिक शब्द का भंडार हो जाता है तब सांकेतिक का विकास होता है। तत्पश्चात बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, तब वहाँ लिखित भाषा का विकास
होता है। इस प्रकार भाषा विकास की वास्तविक विकास की अवस्था घर से शुरू होकर विद्यालय तक चलती है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो उसमें पहला सिद्धांत जो है अनुबंधन का सिद्धांत है। तो अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है? इसमें मूर्त से अमूर्त की तरफ अभिव्यक्त होती है। जैसे कमल कहने के साथ उसे कलम को दिखाना, मूर्त रूप में उसे क्या दिखाए हैं? एक पेन दिखा दिया है, जैसे कलम। ठीक है, कलम को दिखा करके जो है कलम कहने के साथ उसे कमल को जो है दिखा दिया जाए, या जैसे कमल को दिखाने के साथ कलम दिखा दिया जाए, तो ये क्या होगा? अमूर्त हो जाएगा। मूर्त से अमूर्त की तरफ अभिव्यक्ति अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है? तो अनुकरण का सिद्धांत, बच्चे अपने परिवार समाज का अनुकरण करते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में भाषाई दोष होता है तो बालक की भाषा दोषपूर्ण हो जाती है। अनुकरण का सिद्धांत ये होता है, किसी भी अपने परिवार या समाज में भाषा का अनुकरण करके ही बालक पे जो है समाज और परिवार का भाषागत दोष पड़ता है, उसे ही अनुकरण करता है। जैसे सीख लेना, बच्चे अपने परिवार में जो कुछ कोई बोलता है तो उसको सीख लेते हैं, वही अनुकरण का सिद्धांत कहलाता है। अभिप्रेरणा या रुचि का सिद्धांत, बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें भाषा सीखने हेतु अभिप्रेरित करना। यदि बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति पसंद है तो शिक्षक को मौखिक अभिव्यक्ति में ही भाषा सिखाना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता बच्चों में सीखने की खुशी प्रदान करती है। क्रियाशीलता के अंतर्गत बच्चों से प्रश्न पूछना, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पाठों का अभ्यास कराना आदि कार्य। अगला अभ्यास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने कहा है भाषा एक कौशल है। भाषा क्या है? कौशल है, और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। किस पर निर्भर है? अभ्यास पर ही निर्भर है। अगला जो है सिद्धांत क्या है? बोलचाल का सिद्धांत होता है। तो बोलचाल के सिद्धांत में क्या है? हिंदी भाषा का शिक्षण बोलचाल के माध्यम से ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भाषा सीखने में कम समय लगता है। अगला क्या आता है? चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत, अध्यापक को बहुमुखी प्रयास के लिए विद्यार्थी का चयन करना चाहिए जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। चयन का अध्यापक जो है बहुमुखी प्रयास के लिए विद्यार्थी का चयन करता है, फिर उससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। सहचर्य का सिद्धांत, बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीख लेते हैं, किंतु अधिगम के लिए सहचर्य मिलना आवश्यक है। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है? किसी सीखी हुई बात को बार बार दोहराना आवृत्ति का सिद्धांत है। परिपक्वता का सिद्धांत, इसका शाब्दिक अर्थ है लिखित और मौखिक पर नियंत्रण होना। कि जो परिपक्वता का मतलब होता है कि हमने जो सीखा है उससे और अधिक सीख ले और उसको नियंत्रण में रखा जाए। जैसे बालक जो है कोई भी भाषा सीख करके उसको अनुकरण करता है और सीखता है, बार बार उस पर नियंत्रण रखता है। भाषा की विधियों एवं गुणों के दोष। हिंदी के विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। तो सुनने और जो है बोलने की भूमिका क्या है? भाषा के विकास में मौखिक अभिव्यक्ति सरल माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह अपने आसपास की वस्तुओं को एक सरल भाषा में सीख लेता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? भाषा के संप्रेषण में विचारों एवं भावों को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। अगला है वाणी भाषा का वह सरलतम रूप है जो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट, बोलने की कला दूसरे कलाओं से सरल है। अगला पॉइंट, सतत प्रयास से इसमें प्रवीणता लाई जा सकती है। अगला पॉइंट है शुद्ध एवं शिष्ट बोलने वाले व्यक्ति को व्याकरणीय ज्ञान न होने पर भी उसके मुख से शुद्ध भाषा ही प्रयोग होगी। अगला, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। स्वस्थ, अगर जो है बालक स्वस्थ नहीं होगा, बीमार जैसे है, तो उसको भाषा को प्रभावित कर देगा, जिससे वो बोलने में असमर्थ हो जाएगा। ठीक है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो समाज पे जब आर्थिक स्थिति, जैसे पिछड़ा बालक, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, कुछ भी घर से परेशान है, तो वो सामाजिक आर्थिक स्थिति में है। बुद्धि, जैसे बुद्धि क्या है उसकी, वो कि मंद बुद्धि है या कुशाग्र बुद्धि का है, ठीक, या तीव्र बुद्धि का है बालक,
तो उससे बुद्धि को भी प्रभावित करता है। भाषा जो है, भाषा को प्रभावित करने वाला कारक बुद्धि भी है। बुद्धि भी जो है भाषा को प्रभावित करती है। लिंगीय भिन्नता जो है, लिंगीय भिन्नता क्या होता है, कहीं बालक अपांग हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ये चीज़ होता है। तो परिवार का आकार क्या होता है, भाषा को प्रभावित करने वाला परिवार का आकार। अगर बड़ा परिवार है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इससे उनको जो है पढ़ने में कठिनाई होती है उनके सामने, और वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, ये होता है। संवेगात्मक तनाव, और उनके सामने जो है बहुत से तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो है भाषा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला है भाषा के विकास में सुनने की भूमिका, शुद्ध उच्चारण करने में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है शब्द भंडार की वृद्धि में, महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण करने में। अगला पॉइंट दूसरों की अभिव्यक्ति को ग्रहण करने में। अगला पॉइंट ध्वनियों का विभेदीकरण करने में। ये सब जो है भाषा के विकास में सुनने की भूमिका है। अगला हिंदी शिक्षण में व्याकरण की भूमिका। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, छात्रों के शुद्ध प्रयोग के लिए लिखना, पढ़ना, बोलना एवं सुनना चारों कौशलों को आवश्यकता होती है। मनुष्य को शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जैसे स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना, ध्वनि प्रतीकों का ज्ञान होना या विराम चिन्हों का ज्ञान होना। वह व्याकरण की भूमिका हिंदी शिक्षण में क्या होती है, ध्वनि प्रतीकों का ज्ञान और विराम चिन्हों का ज्ञान और स्वर और व्यंजन का ज्ञान, हाँ, ये चीज़ होना चाहिए। वर्णों को जोड़ने का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण एक ऐसी विधि है जो हमें वर्णों को उचित स्थान पर रखने का नियम बताती है। डॉक्टर जयगर महोदय ने कहा है, प्रचलित भाषा संबंधित नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। भाषा के साथ साथ व्याकरण भी परिवर्तन होती है, जैसे स्थायी भाव। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। तो व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना। अगला पॉइंट छात्रों को शुद्ध भाषा के प्रयोग को सिखाना। अगला पॉइंट है व्याकरण के माध्यम से छात्रों को शब्द रचना बताना। अगला पॉइंट विद्यार्थियों को ध्वनि एवं उनके सूक्ष्म अंतर और वर्तनी का ज्ञान कराना। छात्रों को वाक्य रचना के नियम बताना। अगला पॉइंट नवीन शब्दों को निर्माण करने में मदद करना। अगला पॉइंट है शब्दों की शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान कराना। अगला पॉइंट शब्दों में जो है स्वरों पर स्वराघात और बलाघात के माध्यम से उच्चारण कराना। स्वराघात छोटी मात्रा, बलाघात बड़ी मात्रा। अगला है पॉइंट शुद्ध भाषा जो है सीखने में रुचि उत्पन्न करना। अगला है व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। तो व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हैं, पहला है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताकर उदाहरण देना निगमन विधि है। पहले नियम बताया जाता है विद्यार्थी को, फिर उसका उदाहरण दिया जाता है, तो वो निगमन विधि होती है। आगमन विधि क्या है, उदाहरण के पश्चात नियम बताना। पहले उदाहरण बता दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है, तो ये कौन सी विधि होगी, आगमन विधि। अगला है प्रयोग विधि। इसमें तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण एवं निष्कर्ष, प्रयोग एवं अभ्यास आदि आते हैं। इसमें तुलना, विश्लेषण,